मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज इस चैप्टर का डे 1 है। एक बढ़िया और छोटा चैप्टर है। अगर आपने इसे 2 दिन स्टडी कर लिया तो यहां से 3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 में। ये चैप्टर नंबर 11 दो टॉपिक पर बेस्ड है। इसके पहले टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरे टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डुअल नेचर होता क्या है। यहां डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और डुअल नेचर ऑफ मैटर ये दोनों पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये पढ़ना है और डुअल नेचर ऑफ मैटर ये पढ़ना है। तो पहले हम लोगों को रेडिएशन को जानना होगा कि ये रेडिएशन क्या है और फिर ये डुअल नेचर क्या होता है। बात समझ रहे हैं? पहले ये जानना होगा कि ये रेडिएशन क्या है और फिर ये जानना होगा कि ये डुअल नेचर क्या है। तो आइए पहले समझते हैं डुअल नेचर को। डुअल नेचर, अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो डुअल के मतलब होता है डबल और नेचर कहते हैं कैरेक्टर को, बिहेवियर को। तो डुअल नेचर के मतलब हुआ डबल नेचर, डबल बिहेवियर, डबल बिहेवियर। डुअल नेचर इसके मतलब होता है डबल कैरेक्टर, डबल बिहेवियर। किसी भी चीज का दो कैरेक्टर होता है। एक को कहा जाता है एक्सपेक्टेड कैरेक्टर और दूसरा कहलाता है सरप्राइज कैरेक्टर। एक एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड के मतलब हुआ उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इस तरह का बिहेवियर दर्शाएगा। और एक सरप्राइज है जो कि उसका वो कैरेक्टर नहीं है लेकिन वो भी बिहेवियर वो दर्शा रहा है। उसे हम लोग कहते हैं सरप्राइज बिहेवियर। जैसे पानी का काम है प्यास को बुझाना। अगर हमें प्यास लग रही है और हम पानी पीते हैं तो प्यास हमारी बुझ जाती है। लेकिन अगर पानी पीने के बाद प्यास और ज्यादा तेज हो जाए और भड़कने लगे तो यह सरप्राइज कैरेक्टर कहलाएगा। आग पर पानी डाल देंगे तो पानी आग को बुझा देती है, लेकिन अगर पानी डालने से आग और भड़कने लगे तो यह सरप्राइज कैरेक्टर है। इसी को कहते हैं डुअल नेचर, एक एक्सपेक्टेड नेचर और एक डुअल नेचर। हमारे पास यहां पर डुअल नेचर है। डुअल नेचर किसका? तो दो चीजों का। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का डुअल नेचर और दूसरा डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन दो चीजों के डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रेडिएशन का डबल कैरेक्टर, डबल बिहेवियर और मैटर का डबल बिहेवियर। तो पहले ये जाने कि रेडिएशन होता क्या है। तो अगर किसी सरफेस से एनर्जी वेव के फॉर्म में निकलती है तो इसको कहा जाता है रेडिएशन। इस रेडिएशन के बाद डबल कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर को कहा जाता है वेव नेचर और दूसरे को कहा जाता है पार्टिकल नेचर। रेडिएशन के दो कैरेक्टर है, दो नेचर है। एक कहलाएगा वेव नेचर, रेडिएशन का पहला ये वेव नेचर और दूसरा जो नेचर है वो कहलाता है पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन दो तरह का कैरेक्टर दर्शाती है। एक कहलाता है वेव नेचर और दूसरा कहलाता है पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर क्या है? तो वेव नेचर के मतलब यह हुआ कि वेव के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। रेडिएशन के साथ फ्रीक्वेंसी है, वेव के साथ वेवलेंथ होता है, वेव का इंटरफेरेंस होता है
तो रेडिएशन का वेव नेचर ये एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, ये सारे नेचर एक्सपेक्टेड नेचर हैं। तो वेव रेडिएशन वेव नेचर तो दर्शाता ही है, लेकिन इसके अलावा भी ये एक ऐसा नेचर दर्शाता है जिसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये आपको क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये आपको रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। तो रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव करता है और ये पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये रेडिएशन का वेव नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, आगे पढ़ेंगे आप, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये जो है ये रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। तो वेव एक एक्सपेक्टेड कैरेक्टर दर्शाता है जो कि वेव नेचर है, और एक कैरेक्टर दर्शाता है जो कि पार्टिकल नेचर है। उसी तरह से मैटर कहते हैं सब्सटेंस को। ये सब्सटेंस पार्टिकल नेचर तो दर्शाता ही है, ये इसका एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है, लेकिन ये वेव कैरेक्टर भी दर्शाता है। मैटर पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, साथ ही साथ यह वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो पार्टिकल की तरह बिहेव करना मैटर का यह एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है, लेकिन वेव की तरह बिहेव करना यह सरप्राइज कैरेक्टर है। उसी तरह से रेडिएशन का वेव की तरह बिहेव करना यह एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है, लेकिन पार्टिकल की तरह बिहेव करना यह सरप्राइज कैरेक्टर है। तो हम लोग रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे और मैटर के वेव नेचर को पढ़ेंगे। इसका दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। तो जो सरप्राइज नेचर है वही पढ़ेंगे। रेडिएशन ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग इसके पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे, और मैटर ये वेव नेचर दर्शाता है, इसके हम लोग वेव नेचर को स्टडी करेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन का डबल कैरेक्टर और मैटर का डबल कैरेक्टर। रेडिएशन के डबल कैरेक्टर में हो गया वेव कैरेक्टर और दूसरा हो गया पार्टिकल कैरेक्टर। ये एक्सपेक्टेड है और ये सरप्राइज कैरेक्टर है, तो इसको पढ़ेंगे। उसी तरह से मैटर का दो नेचर हो जाएगा, वेव नेचर, सॉरी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसका वेव नेचर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डबल कैरेक्टर पढ़ेंगे, वेव के बारे में भी और मैटर के बारे में भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहले टॉपिक का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे रेडिएशन क्या है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहते हैं। रेडिएशन क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहा जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही तीन चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडिएशन से। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस को आप कस के गर्म करते हैं, तो गर्म करने से इस सरफेस से वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। जब किसी सरफेस को कस के गर्म किया जाएगा तो उस सरफेस से जब ये ठंडा होने लगता है तो उस सरफेस से वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। इसी को कहा जाता है रेडिएशन। इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेव, इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेव, इसको कहा जाता है रेडिएशन। अगर इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये दोनों मौजूद हो जाए तो ऐसे रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेव
is called radiation. If this radiation has electric character as well as magnetic character, then it is called electromagnetic radiation. तो आइए हम लोग देखते हैं रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है। रेडिएशन का डेफिनेशन देखिए, emission of energy from a surface in form of wave is called radiation. जैसे हीट एनर्जी किसी सरफेस से निकलती है, हीट एनर्जी किसी सरफेस से निकलती है, और दूसरे तरह के रेडिएशन भी होते हैं, तो ये रेडिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर सरफेस से जो एनर्जी निकल रही है उसमें इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों हो, तो ऐसे रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अ रेडिएशन दैट हैज इलेक्ट्रिक कैरेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक कैरेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रियल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मौजूद होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मौजूद होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि ये रेडिएशन क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना था रेडिएशन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीन तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला है चार्ज को ओसिलेट कराकर। जब आप चार्ज को ओसिलेट कराएंगे तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। दूसरा है चार्ज को एक्सीलरेट कराकर, चार्ज के वेलोसिटी को बढ़ाते जाए तो चार्ज से एनर्जी निकलती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसके बाद है ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ओसिलेट करा रहे हैं, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है, दूसरे बार राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट हो, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे समझिए सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, सॉरी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। तो यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब अगर इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी को इन्वर्स कर दिया जाए, मतलब ये वाला नेगेटिव कर दिया जाए और ये वाला पॉजिटिव कर दिया जाए, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो जाएगा। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट हो और दूसरे बार राइट से लेफ्ट हो, फिर लेफ्ट से राइट हो, फिर राइट से लेफ्ट हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कहीं करवा रहे हैं तो वो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने के तीन तरीके, बाय ओसिलेटिंग चार्ज, बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज और बाय ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने जान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आइए चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लैंक्स का कहना है कि किसी सरफेस से जो रेडिएशन निकलता है, ये रेडिएशन पैकेट्स में निकलता है। किसी सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये टाइनी डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। सरफेस से जो एनर्जी निकलेगी ये एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, और इस डिस्क्रीट पैकेट्स को ही कहा जाता है फोटॉन। Electromagnetic radiation is not emitted in discrete packets of energy. Sorry, electromagnetic radiation is emitted in discrete packets of energy. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होता है, ये पाउच में होता है, पैकेट्स में होता है। जैसे आप देखते हैं शैम्पू का पाउच आता है, 1 रुपए में 1 पाउच शैम्पू मिलता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी पाउच होता है। किसी भी सरफेस से
जो रेडिएशन होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दीज टाइनी डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। ये जो पैकेट्स है, इस पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स। हेंस फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो फोटॉन्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल, यही पार्टिकल नेचर है। वेव निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स में निकल रहा है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके बाद फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर रेस्ट मास इज 0। जितने भी फोटॉन्स होंगे उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बल्कि उसका नेट चार्ज 0 होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी में जितने भी फोटॉन्स हैं वो लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ऑल फोटॉन्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद ए स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बात फिर से देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस इन टाइनी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड इन discrete packets of energy. These discrete packets of energy are called photons. Hence photons are the particles of electromagnetic radiation. Photons are electrically neutral and their rest mass is 0. जब photon को rest में ला दिया जाएगा तो इसका rest mass 0 होता है। All photons travel in free space with a speed equal to speed of light. तो ये electromagnetic radiation के पहले 3 कैरेक्टर थे। आइए आगे 2 और कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। The energy of photon depends on frequency of radiation. ये जो सरफेस से एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फोटोन की एनर्जी कम होगी। Depends on frequency and it's directly proportional to frequency of radiation. The energy E of photon of frequency nu is given as E is equal to h nu. ये एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। h को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट और nu कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -34 जूल। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया। आपने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी की स्पीड होती है वो c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की तो ये हो जाएगा c बाई लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा से रिप्लेस किया है, तो ये हो गया hc बाई लैम्डा। यहां से भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। h का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और c ये स्पीड ऑफ लाइट है और लाइट की स्पीड का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप h का वैल्यू जानते हैं, c का वैल्यू जानते हैं, अगर वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप फोटोन की एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। फिर से बोलना है, h का वैल्यू आपको याद करना है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपको मालूम है। अगर वेवलेंथ का वैल्यू दिया रहा है तो आप यहां पर वेवलेंथ का वैल्यू पुट करके फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक प्लेट है और इस प्लेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है। इस प्लेट का साइड 1 मीटर है तो इसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब इस प्लेट पर फोटोन इंसिडेंट कराया जा रहा है।
ये यूनिट एरिया पर 1 सेकेंड में इंसिडेंट कराया हुआ फोटोन है। इसी तरह से आप एक दूसरा केस ले, सेम प्लेट, इसका भी एरिया 1 मीटर, सॉरी साइड 1 मीटर है, तो एरिया इसका हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर भी आप फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं, दोनों जगह फोटोन इंसिडेंट कराया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोनों केसेस में इस एरिया पर फॉल करने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 फोटॉन्स 1 सेकंड में इंसिडेंट हो रहा है, और यहां पर बहुत सारे फोटॉन्स 1 सेकंड में इंसिडेंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसको कहा जाएगा लो इंटेंसिटी रेडिएशन, लो इंटेंसिटी रेडिएशन, और इसको कहा जाएगा हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन। तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ये नंबर ऑफ फोटॉन से कैलकुलेट की जाती है। अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रहा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फोटॉन्स कम रहा तो इंटेंसिटी कम होगी। आइए आगे समझते हैं एक बार और। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक प्लेट है और इस प्लेट पर आप फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं, इस प्लेट पर आप फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं। ऐसा ही एक और प्लेट आपने ले लिया है सेम एरिया वाला, और इस पर भी आप फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं। यहां भी फोटॉन इंसिडेंट कराया जा रहा है। अगर आपसे बात की जाए नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, मतलब जो इंटेंसिटी यहां पर है वही इंटेंसिटी यहां भी है, लेकिन यहां फोटॉन का साइज आपको छोटा दिख रहा है और यहां पर फोटॉन का साइज बड़ा दिख रहा है। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है लेकिन दोनों फोटॉन की एनर्जी अलग अलग होगी। ये लो एनर्जी फोटॉन है, लो एनर्जी फोटॉन, एनर्जी फोटॉन, और ये है हाई एनर्जी फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन। तो अगर आपके पास एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात की जाए इसका मतलब होगी हाई एनर्जी फोटॉन में ज्यादा एनर्जी होगी और लो एनर्जी फोटॉन में एनर्जी जो होगी पैकेट्स के अंदर वो कम होगी। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो एनर्जी दोनों में सेम है लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अलग अलग है, तो दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। आइए आगे देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज गिवन एज। फोटोन की जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाएगी, इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के। अगर आप 1 जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आपको बेसिक्स था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो आज के लिए इतनी, ये बाकी बातें अगली क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।